इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। 3:10 और 51 आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और ये है आपका पसंदीदा प्रोग्राम किसान की बात, जिसमें आज मैं हूं आपके साथ पूनम और मैं हूं शमीम जी। और स्वागत आप सभी का तहे दिल से। वैसे शमीम, आज जब हम बात कर रहे हैं और अभी हम आ भी रहे थे स्टूडियो में, तो हमने देखा कि हर तरफ ऐसा लग रहा था कि जैसे देशभक्ति का जज्बा जो है वो बिखरा पड़ा है, और इतने सारे लोग और हमारी जो खुशी जो चेहरों पर नजर आ रही थी, और जो गणतंत्र दिवस की तैयारियां थी, उसको देखकर लग रहा था कि बस जो सीमा है उस पर सैनिक जो हैं वो हमारे देश की रक्षा करते हैं। और अगर हम अपने निजी तौर पे देखें तो जो किसान होते हैं वो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, इतना अन्न उगाकर। एक तरीके से पूरा देश सराबोर है गणतंत्र दिवस के जो पूर्व संध्या पर। जी, तो उसी जज्बे को हम लोग सलाम करते हैं, और ये भी मानते हैं कि कोई भी देश, अगर हम किसी भी देश की बात करते हैं, तो वो बिना गांव, बिना किसान के संपूर्ण नहीं माना जा सकता। और इसीलिए हमारे देश में किसान जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए तो हम किसान की बात करते हैं। जी तो किसान की बात में आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं शमी? जी, आज हम बात करेंगे प्याज और लहसुन की बुआई के बारे में, और हमारे साथ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर VS राणा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारा ये जो आज का विषय है प्याज और लहसुन की बुआई रबी मौसम में, तो इससे जुड़े बहुत सारे सवाल हमारे पास, हमारे जो श्रोता हैं उनके भी होते हैं, हमारे किसान मित्रों, किसान भाइयों के भी होते हैं। पहले हम नंबर बता देते हैं जल्दी से, जिस पर वो फोन करके और हमसे पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं। नंबर है 23421081, यानी 23421081। इस पर फोन करके आप सीधे स्टूडियो में आप फोन कीजिए, और हमारे जो एक्सपर्ट हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर राणा है, उनसे आप इस बारे में प्रश्न कीजिए। एक चीज और जोड़ना चाहूंगा इसमें, अगर आप दिल्ली से बाहर के हैं तो 011 लगाना ना भूलें, और अगर आप कोई पैगाम के जरिए हमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो टाइप करिए गोल्ड स्पेस आपका नाम, आपके शहर का नाम, और उसे भेज दीजिए 53010 पर। जी, और ईमेल आईडी भी बता देते हैं, kkbongold@gmail.com। इस पर भी आप हमें संदेश भेज सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप फोन कीजिए और जल्दी से जो भी आपके दिमाग में प्रश्न है उन्हें पूछिए। 23421081 वो नंबर है। जी डॉक्टर साहब, जो पहला सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि जब रबी के मौसम में प्याज और लहसुन का उत्पादन किस तरीके से किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो? जो उत्तरी भारत है वहां पर ज़्यादातर ये जो रबी मौसम की फसल है बोली जाती है, प्याज और लहसुन दोनों की। और इनकी जो रुपाई है, जैसे आपका वेस्टर्न यूपी है, यूपी पूरा ही है, हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, और इवन राजस्थान। तो इन जो हिस्से हैं इसमें रबी मौसम की जो प्याज और लहसुन की खेती की जाती है। और किसान भाई जो इसके लिए जो पौध वो अक्टूबर नवंबर में उसकी बुआई कर देते हैं, और अब जो तक वो पौध लगभग तैयार हो गई है, और लगभग कुछ किसानों में तो रुपाई कर भी दी होगी, और कुछ किसानों में अभी तक रुपाई करनी है। जी। तो रुपाई की जो बात करें तो जिन किसानों में अभी तक रुपाई नहीं की है, तो उसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि उसकी रुपाई कैसे करें, और किस तरह से जो है आप पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखें ताकि आपको अधिक उपज मिले। तो प्याज के लिए और जो है दूरी है वो 15 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी है, और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो इसके ऊपर अगर वो करेंगे तो उनकी पौधों की बढ़वार जो अच्छी होगी, और उस बाद में जो आपका बल्ब बनेगा, जिसको जो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग कहते हैं, तो जो है वो अच्छा बनता है। और जो जिन किसान भाइयों ने अभी तक इसकी रुपाई करनी है, उन किसान भाइयों की है कि वो उपयुक्त खाद का प्रयोग करें। और इसके लिए जो है प्याज और लहसुन दोनों के लिए जो है जो देसी खाद है, जिसको गोबर की खाद बोलते हैं या FYM बोलते हैं, या जिन किसान भाइयों के पास बर्मी कंपोस्ट है वो बर्मी कंपोस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, या कंपोस्ट है कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है कम से कम 15 से 20 टन जो है आपकी देसी खाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसान भाइयों को प्रयोग करनी चाहिए। देसी खाद, गोबर की खाद? हाँ, गोबर की खाद, देसी खाद, गोबर की खाद जो है FYM जिसको बोलते हैं।
ये सारे जो है देसी खाद में ही आ जाते हैं हम, जैसे वर्मी कंपोस्ट भी अब जो किसान अपने आप बनाना शुरू किया है जी। और ये जो ऑर्गेनिक खादें आती हैं, इनको जो ऑर्गेनिक जो जब आज हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं तो उसमें तो यही खादें सारी यूज होती हैं, ऑर्गेनिक FYM है, कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, इनका प्रयोग होता है जी। तो किसान भाई इसके लिए जो है उचित अगर वो मिट्टी का टेस्ट करा लें, और जो आज तक तो जो भारत सरकार है उसने सॉइल हेल्थ कार्ड का भी चलाया है, हर जगह वो टेस्टिंग कर रहे हैं जी। अगर किसान भाइयों ने अपने खेत की टेस्टिंग करा रखी है न्यूट्रिएंट के लिए, तो वो उसके हिसाब से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और दूसरे जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, सूक्ष्म तत्व है, उनका प्रयोग करें। अगर वो आपके पास उपलब्ध नहीं है, अभी नहीं है, टेस्ट नहीं कराया है, तो वो किसान भाई कम से कम 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 से 60 किलोग्राम पोटास का प्रयोग करें प्रति हेक्टेयर की दर से, प्रति हेक्टेयर की दर से जी। और ये खाद जो है लगभग जैसे 120 किलो मैं कह रहा हूं, तो लगभग 1/3 खाद जो है वो बुआई के समय डाल दें जी। और जो पोटास की है 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, और उसकी फास्फोरस की वो भी बुआई के से पहले उसको अच्छी तरह खेत में मिला दें जी। और जो नाइट्रोजन बाकी बची है आपकी, 2/3 नाइट्रोजन बनी, 1/3 आपने दे दी और 2/3 जो आपकी नाइट्रोजन बची है उसको लगभग 1/3 1 महीने के बाद और 1/3 लगभग 2 महीने के बाद जो है उसको प्याज में वो प्रयोग करें। और उससे पहले किसान भाई सिंचाई कर लें, और सिंचाई के बाद जो जब खेत अच्छी तरह उसमें कंडीशन में आ जाता है, 72 में आ जाता है, तो उस टाइम जो है उसकी जो 1/3 नाइट्रोजन है, 1/3 नाइट्रोजन है, उसको का प्रयोग करें जी। और इसके अलावा जो है जहाँ जिन ज़मीनों में सूक्ष्म तत्वों की कमी है वहाँ वो किसान भाई सूक्ष्म तत्वों को या सेकेंडरी न्यूट्रिएंट जो सल्फर, जो प्याज में झाल होती है वो एक कंपाउंड होता है अलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, तो वो जो है सल्फर से बनता है, उसमें सल्फर की मात्रा ज़्यादा प्रयोग होती है जी। तो अगर किसान भाई सल्फर का प्रयोग करें तो उससे उनको अच्छी उपज मिलती है और जो क्वालिटी है प्याज की वो भी अच्छी होती है, और जब भंडारण करते हैं तो उसमें भी वो अच्छा खराब नहीं होता है जी। तो इसके लिए किसान भाई जो है अगर जिप्सम जो है उसका प्रयोग कर सकते हैं, लगभग 200 से 300 किलोग्राम जिप्सम जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। इसमें सल्फर की काफ़ी मात्रा होती है और साथ साथ में कैल्शियम भी होता है जी। तो जब आप सल्फर का प्रयोग करते हैं तो किसान की जो उसकी प्याज की क्वालिटी भी अच्छी होती है और उपज भी किसान को अधिक मिलती है जी। तो डॉक्टर साहब, एक तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि रुपाई जो करते हैं उसमें पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 15 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर, यानी सोशल डिस्टेंसिंग इसमें भी फॉलो होती है। तो हम अपने किसान मित्रों से भी यही कहेंगे कि आप हमें सुन रहे हैं, लेकिन इस वक्त भी सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह से फॉलो कीजिए, यानी जो 2 गज की दूरी उसे बनाए रखें। और जो आपने बताया ऑर्गेनिक खाद के बारे में आप अभी बता रहे थे, बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण है ये कि हम ऑर्गेनिक खाद का ही उपयोग करें। लेकिन अगर जैसे हम किचन गार्डन बनाना चाहते हैं, ये प्रश्न हमारे पास देवेंद्र ने भेजा है गाजियाबाद से, वो पूछ रहे हैं कि अगर किचन गार्डन बनाना चाहते हैं तो उसमें कैसे वो कर सकते हैं, प्याज और लहसुन कैसे उगा सकते हैं? वो अपने किचन गार्डन में कितनी आपकी जगह है, अपने घर के लिए आप जो पैदावार कर सकते हैं, तो उसी तरह से जैसे आपके पौध आपने कहीं से अगर आपने तैयार नहीं की तो मार्केट से ले लो पौध, क्योंकि पौध तैयार करने के लिए तो काफी जी वो पहले से तैयारी करनी पड़ती है जी जी। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न है, पहले उसको ले लेते हैं, फिर इस बारे में बात करेंगे। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं धर्मवीर गांधी दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। अपना प्रश्न पूछिए धर्मवीर जी। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। जैसा कि हम आपको किचन गार्डन में अगर प्याज लगाना चाहें, क्योंकि प्याज एक समय 100 रुपए किलो तक पहुंच जाती है, कभी कभी 10 रुपए तक ही रह जाती है। क्या ऐसे समय में हम अपने जागरूक जो भी श्रोता लोग हैं इस विषय पर कुछ अपने किचन गार्डन में लगा सकते हैं? और दूसरा एक छोटा सवाल ये है कि अब प्याज लेने जाते हैं, प्याज ऊपर से तो बहुत अच्छी दिखती है और अंदर से वो सड़ी भी निकलती है, ऐसी चीजों में हमें खरीदने को मिलती है। तो ऐसी कोई जानकारी है जिससे हम प्याज भी पहचान पाए और किचन गार्डन में अपनी प्याज और लहसुन भी उगा पाए? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि प्याज की जो रेट है बहुत फ्लक्चुएट करते हैं और कभी कभी तो जो आपका ग्राहक है या आपके कंज्यूमर है
जी जी। वो खरीद नहीं पाता है। तो हो सके तो अगर आपके पास अच्छा किचन गार्डन है, जगह है, तो वहाँ पर आप प्याज लगा सकते हैं। और उसके लिए कहीं भी अच्छे स्रोत से जो है पौध खरीदें आप, ताकि पौध की क्वालिटी अच्छी हो। कई बार वैरायटी अच्छी नहीं हो तो स्रोत का जो है होना, बहुत अच्छे स्रोत का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक अच्छी वैरायटी का, अच्छी किस्म का आपको पौध मिले। तो पौध खरीद करके अपने आप को खेत को तैयार कर लो। और आपके पास जैसे देसी खाद की बात कर रहे थे हम, अगर देसी खाद उपलब्ध है तो उसको अच्छी तरह मिला करके, और आप हो सके तो घर के लिए तो आप ऑर्गेनिक ही पैदा करें। तो इसमें जितनी भी देसी खाद हो उसको डाल करके, और जैसे मैंने बताया कि पौध को लेकर के एक लाइनें लगा लो आप, और एक पंक्ति से पंक्ति की दूरी जो है 15 सेंटीमीटर रखें, और पौधे से पौधे की दूरी जो है वो आप 10 सेंटीमीटर रखें। और उसके बाद जैसे बुआई आपने कर ली है तो उसके बाद पानी देना बड़ा जरूरी है जी। आप सिंचाई जरूर करें, जिससे पौधे जो है ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव कर जाते हैं और आपको एक अच्छी पौध संख्या मिलती है, और उसके बाद जो है आपको उपज भी अधिक मिलती है। डॉक्टर साहब, प्याज और लहसुन की खेती के लिए सारी बातें हमने कर ली, लेकिन मिट्टी कौन सी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है लहसुन और प्याज की खेती के लिए? लहसुन और प्याज की खेती के लिए, जैसे कि आपको पता है कि प्याज जो जमीन के अंदर बनता है, जो गंठा होता है इसका या बल्लभ होता है जो जमीन के अंदर बनता है जी। और जमीन जो आपकी मिट्टी है वो हल्की मिट्टी होनी चाहिए। अगर भारी मिट्टी होगी तो वो उसका जो बढ़वार है आपके बल्लभ की वो अच्छी तरह से नहीं हो पाती है जी। तो हल्की मिट्टी में प्याज की खेती की जाए, ज़्यादा हल्की भी नहीं हो क्योंकि फिर उसमें आपको पानी बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। जो भुलई मिट्टी है उसमें आप प्याज को लगाएं और उसमें उसकी बढ़वार भी अच्छी होती है, और बढ़वार अच्छी होगी तो आपको उपज भी अच्छी मिलेगी जी। जो लहसुन और प्याज की एक उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं जिन्हें आप किचन गार्डन में लगा सकते हैं? ये एक प्रश्न किया है संजय जी ने गाजियाबाद से। हाँ, प्याज की जो किस्में हैं वो इस टाइम तो आपने उनकी बुवाई नहीं करनी है, आप बहुत तैयार हैं, लेकिन जो किस्में बहुत अच्छी हैं जो अधिक उपज देती हैं वो आपकी पूसा रेड है, बड़ी पुरानी किस्म है और बहुत अच्छी काम करती है। पूसा माधुरी है जी, पूसा रिद्धि है, और एग्री फाउंड लाइट रेड है जी, एक पूसा रतनार है, पूसा सफ़ेद है, और एक पूसा गोल भी है जी, और पटना रेड है, पंजाब रेड है, पंजाब सफ़ेद है। तो ये जो अब नासिक रेड है, तो किसान भाई इलाके के हिसाब से, एरिया के हिसाब से जो किस्मों का चुनाव करें। उसके लिए ये नहीं कि किस्में सारे जगह हो सकती हैं, हर किस्म का अपना अपना एरिया होता है और उस एरिया के हिसाब से ही किसान भाई किस्मों का जो चुनाव करें। तो जैसे दिल्ली वाले हैं तो ये जो मैंने आपको पूसा इंस्टीट्यूट की किस्में बताई हैं, पूसा रेड है, पूसा माधवी है, पूसा रिद्धि है, ये इस एरिया में अच्छी हो सकती हैं। तो जब भी अगर आपने आगे, अभी तो आपका रबी का मौसम जा रहा है, तो अगले साल अगर आप लगाना चाहते हैं तो इनके बीज लेकर के जो है आप अक्टूबर के अंत में या नवंबर में इसकी पौध तैयार करें जी। और पौध तैयार करने के लिए लगभग 8 से 10 किलोग्राम बीज जो है प्रति हेक्टेयर से इसकी ज़रूरत पड़ती है जी। और इन किसान भाइयों में अगर पौध तैयार करनी है तो कम से कम 500 स्क्वायर मीटर एरिया जो है जी में आप 1 हेक्टेयर के लिए पौध तैयार कर सकते हैं। लगभग रेशो जो है 1:20 की है जी, क्योंकि 1 हेक्टेयर में जो आपका एरिया होता है 10,000 स्क्वायर मीटर होता है। तो 500 स्क्वायर मीटर में अगर आप इस पौध को और लाइनों में लगाएंगे, 5-5 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं जी। और ऊंची जो क्यारियां बना लेते हैं जी, लगभग 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियां जो हैं, और वो 1 से तकरीबन 1.5 मीटर आपकी चौड़ी होती हैं, और लंबाई अपने आप उसके हिसाब से 5 से 6 मीटर जो है रख सकते हैं जी। डॉक्टर साहब, हम जैसे बात कर रहे थे और आपने कहा कि रबी का जो मौसम है उसकी अलग अलग किस्में हैं जिसको हम सोच सकते हैं, लेकिन शमीम, मुझे लग रहा था कि डॉक्टर साहब ने जब ये कहा तो हमारे जो किसान होते हैं वो तो उनके लिए कोई मौसम मायने नहीं रखता भाई। ठंड में ठिठुरते भी हैं, बारिश में भीगते भी हैं, गर्मी में जलते भी हैं जी, लेकिन उनका जो जज्बा होता है काम करने का वो हमेशा बरकरार रहता है जी। तो अभी जैसे मौसम की बात चली है तो क्यों ना मौसम का हाल जान ले। बिल्कुल, मौसम का हाल बता दीजिए आप जी। मौसम की दस्तक किसान के घर तक। तो अभी जैसे आप देख ही रहे हैं कि जो ठंड बहुत ज्यादा बढ़ रही है और अगले 24 घंटों के दौरान ऐसा अनुमान है कि पूरे देश में मौसम जो है वो शुष्क रहने की संभावना है।
पश्चिमी हिमालय की बर्फीली ठंडी हवाओं के कारण उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में भी न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है। और अगर हम देखें जो शीतलहर है उसकी स्थिति हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में ज्यादा होने की संभावना है। थोड़े समय में दिल्ली और जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है वो भी इसी चपेट में आ सकता है। उत्तर भारत और बिहार में भी घने कोहरे की संभावना है। अब जब डॉक्टर साहब हम बात करते हैं घने कोहरे की, तो पाला भी बहुत ज्यादा पड़ता है और उस समय जैसे हम प्याज और लहसुन की बुआई की बात कर रहे हैं, तो उसे बचाने के लिए क्या करना चाहिए? जब हम बुआई करते हैं तो बुआई के बाद पानी दे दें, क्योंकि पाले से फसलों को बचाने के लिए सबसे अच्छी हमारी जो रिकमेंडेशन है जी कि इन फसलों को पानी दें। जैसे कि आजकल जो राई सरसों की फसलें खड़ी हैं जी, आलू है, इनके ऊपर जो है वो आपके जो पाले का बहुत ज़्यादा अधिक प्रभाव पड़ता है। तो जिन किसान भाइयों ने ये फसलें लगा रखी हैं, राई सरसों की है, आलू की है, तो उनमें भी किसान भाई जो है पानी दें। अगर सिंचाई नहीं की है तो उसमें आवश्यक सिंचाई करें ताकि वो पाले का असर जो है बहुत कम, उसको कम कर सकें। अगर पाला बहुत पड़ेगा तो वो असर होगा, लेकिन पानी देने से जो है उसके असर को की जो मात्रा है उसको हम कम कर सकते हैं और फसल के ऊपर कम नुकसान होता है और पाले के बाद फसल एकदम रिकवर भी हो जाती है जी। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। और प्याज में भी लगाने के बाद आपको पानी देना है। उसके बाद जो है आप कम से कम 8-10 दिन के अंतराल पर जो है उसमें सिंचाई करनी है जी। तो ये तो डॉक्टर साहब प्लेन्स की बात हो गई, जैसे दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं या फिर हरियाणा, राजस्थान की बात करते हैं। लेकिन जहाँ स्टेप फार्मिंग होती है या जैसे हम अगर शिमला की बात करते हैं, पहाड़ी इलाकों की बात करते हैं, तो वहाँ पे और क्या सावधानियां बरतनी होंगी इस समय? वैसे तो कई चीज़ें बताई जाती हैं कि आपने खेत में धुआं करना चाहिए। धुआं करने से जो है वो रिकमेंडेशन है एक कि धुआं करने से जो है पाला कम पड़ता है, लेकिन किसान भाई इन चीज़ों को कर नहीं पाते हैं और ये एक किस्म का एक्स्ट्रा काम हो जाता है। तो हर जगह जो सिंचाई का जो है बहुत ही महत्व है कि सिंचाई जो है आपको ज़रूर करनी है, चाहे वो बड़े पौधे हैं चाहे छोटी फसल है, उसमें सिंचाई अवश्य करें, जिससे जो है पाले का असर काफ़ी कम हो जाता है जी। डॉक्टर साहब, सोनीपत से एक प्रश्न हमारे पास आया है भंडारण के बारे में, लेकिन उससे पहले बाजार भाव जान लेते हैं, क्योंकि भंडारण के बाद बाजारों तक जो पहुंचती है सब्जियां और फल, तो उसके बारे में हमारे किसान मित्र इंतजार करते हैं। तो शमीम, बाजार भाव की बात करें? जी बिल्कुल तैयार हूँ मैं। चलो पगडंडी से मंडी। आजादपुर सब्जी मंडी से प्राप्त सूचना के अनुसार आज के बाजार भाव प्रति किलो की दर के हिसाब से कुछ इस तरह है। सबसे पहले जान लेते हैं फलों के बारे में। सेब 120, अमरूद 55, चीकू 37, अंगूर 70। सब्जी बीन्स 16, करेला 35, मेथी 12, पालक 9 रुपए प्रति किलो की दर से बाजार में उपलब्ध है। ये थे आज के बाजार भाव जी। तो एक प्रश्न मैं पूनम आपको टोकना चाहूंगा। एक प्रश्न आया है, सुंदर ने मेरठ से लिखा है कि प्याज के बारे में उसकी पहचान क्या है, कौन सी अच्छी है। कई बार प्याज ऊपर से तो अच्छी होती है लेकिन जब काटी जाती है तो अंदर से सड़ी हुई निकलती है, तो किस तरीके से पहचान करें उसकी? एक जो प्याज में सबसे बड़ी जो होती है कि एक ब्लैक मोल्ड आ जाता है, जिससे वो काला वो फंगस डिजीज है, उसमें काला हो जाता है जी जी जी। तो जैसे ही आप बाजार में लेने जाते हैं, जब वो पता करने के लिए कह रहे हैं, तो उसके एक ऊपर से एक दो छिलके उतारो, तो उससे पता लग जाता है कि नीचे जो है काला जो है, अगर मोल्ड बनी है जी, काला एक किस्म का चूर्ण बना हुआ है, तो वो प्याज जो है थोड़ी खराब है, उसको आपको अवॉइड करना चाहिए, उसको नहीं लेना चाहिए। एक तो ये है। और ये जो है भंडारण की समस्याएं होती हैं, तो इसमें ऊपर दूसरा एक प्याज की क्वालिटी ये होती है कि उसमें फुटाव हो जाता है जी। तो फुटाव होने से जो है उसकी अंदर की जो क्वालिटी है या गुणवत्ता है वो खराब हो जाती है जी। तो ऐसे प्याज को नहीं लेना जिसमें पहले से फुटाव हो चुका है और उन्होंने फुटाव हुआ है और उसको ऊपर से काट दिया है, तो इससे भी जो प्याज की जो गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है जी। दूसरा, अगर हम भंडारण की बात करें तो उससे जो कटाई से पहले भी हमें कुछ प्रिकॉशन लेनी चाहिए, या खेत में जब कटाई करें उसमें कुछ जो सावधानियां बरतनी चाहिए जी। इसमें सबसे बड़ी ये है कि प्याज की जब आप उखाड़ रहे हैं, उखाड़ने का काम है, तो उससे 2 हफ्ते पहले सिंचाई बंद कर दें जी। क्योंकि सिंचाई बंद करने से जो है प्याज में नमी की मात्रा उचित आ जाती है
भंडारण से पहले प्याज में नमी की मात्रा उचित होनी चाहिए। अगर अधिक उसमें पानी की मात्रा है तो वो खराब होने के जो चांस है वो बहुत अधिक रहते हैं जी। तो हमें एक तो 2 हफ्ते पहले सिंचाई बंद कर देनी चाहिए, और दूसरा प्याज को उखाड़ने के बाद उसको खेत में अच्छी तरह 2-3 दिन तक सुखाना चाहिए जी। और सुखाने के बाद जो ऊपर उसके जो पत्ते काट दिए जाते हैं उससे पहले ही वो काट देने चाहिए। और सुखाने के बाद जब आपने भंडारण करना तो उसकी ग्रेडिंग कर लो। ग्रेडिंग अच्छी है ताकि उसको किसान जब मंडी में ले जाएगा तो उसको ग्रेड के हिसाब से अच्छे भाव मिलेंगे जी। तो 2-3 ग्रेड बना करके उसके डायमीटर के हिसाब से कोई 30 सेंटीमीटर का है या उससे थोड़े से बड़े है, तो इस तरह ग्रेडिंग करने के बाद 2-3 ग्रेड करके उनको अलग अलग जो है भंडारण करें। और भंडारण में जो जहां आपने प्याज का भंडारण करना है वहां पर वो नमी कम रहे, यानी कि हवा में आर्द्रता जो वो कम हो, और साथ में ही जो क्रॉस वेंटिलेशन हो, थोड़ा सा हवा का जो है पैसेज बनता रहे ताकि उसमें से जो बाष्पीकरण हो रहा पानी होता है वो निकलता है जी। तो उससे भी हवा ह्यूमिडिटी जो है आपकी आर्द्रता जो हवा में बढ़ती है तो उसको कम करने के लिए उसमें थोड़ा सा हवा का रहना चाहिए। और ज़मीन से ये उठे हुए थोड़ा सा वो होना चाहिए, तो कुछ ऊंचा वो चांस बना लें ताकि वो ज़मीन में टच नहीं करें। जो आपने बोरे रखे हुए हैं प्याज के उनको वो नहीं है। और भंडारण करने से पहले आप देख लें कि कोई प्याज कटा ना हो, जो कटे बटे प्याज है उनको अलग कर दें जी। और ना ही कोई सड़ा प्याज होना चाहिए। कई खेत में कुछ सड़ जाते हैं प्याज तो वो नहीं होना चाहिए, तो वो दूसरे को भी बहुत जल्दी खराब करेंगे। तो ये सब भंडारण से पहले ये सब सावधानियां लेनी है। तो जब अगर सावधानियां लेते हुए प्याज को भंडारण में रखा जाएगा तो जब वो मार्केट में आएगा तो भी उसमें जो प्रॉब्लम है वो कम होगी जी। तो डॉक्टर साहब ये तो आपने बताया कि अगर प्याज कटा हुआ है या फिर वो पहले से सड़ा हुआ है, खेतों में सड़ गया, तो उसको अलग करते हैं। हाँ। लेकिन जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि कई बार हमें 1-2 लेयर्स निकाल के फिर देखना होता है और उसमें अगर काले रंग का चूरा है तो फिर वो प्याज खराब है। हाँ। तो अगर ऐसा प्याज है जो बाहर से तो साफ दिख रहा है तो उससे भी क्या दूसरे जो आसपास के जो और भंडारण में किया है वो भी खराब हो सकते हैं, जो अंदर उसमें कोई हाँ, ये बीमारी जो है इकट्ठी लगती है तो उसमें काफ़ी जो है पूरे के लौट जो खराब हो जाते हैं जी। तो ये तो इसमें शुरू में जैसे मैंने आपको बताई ये सावधानियां लेनी चाहिए जिससे वो स्टोरेज में बीमारी ना लगे जी। तो वैसे कौन सी ऐसी बीमारी की बात करते हैं या कीट या खरपतवार की बात करते हैं जिसका ध्यान रखें किसान मित्र? हाँ, ये तो आपने अच्छी बात की क्योंकि प्याज जो है इसकी बढ़वार शुरू में बहुत ही कम होती है, तो लगभग रुपाई के 70 दिन तक जो है खरपतवारों का बहुत प्रकोप होता है और अगर खरपतवार होंगे तो उससे जो है फसल को काफ़ी नुकसान होता है। तो इसके लिए किसान भाई जो है एक तो हाथ से निराई गुड़ाई करें तो बहुत ही बढ़िया है जी। क्योंकि निराई गुड़ाई करने से जो है उसमें हवा का संचार होता है और खरपतवार भी खत्म हो जाते हैं, तो प्याज की बढ़वार जो है अच्छी होती है। अगर मजदूरों की समस्या है या काम नहीं कर सकते हैं, हाथ से निराई गुड़ाई नहीं करते हैं जी जी। तो उसके लिए कुछ आप हमारे पास बीडीसाइड हैं जी। जो बीड होते हैं, जो खरपतवार होते हैं उनको मार देते हैं। तो एक तो है ऑक्सीफ्लोरोफेन जी। ये जो ऑक्सीफ्लोरोफेन है इसकी जो है लगभग 2 ग्राम दवाई जो है या प्रति लीटर के हिसाब से या यूँ कह लीजिए कि 0.2% घोल बना करके जो है प्याज की रुपाई करने से पहले इसका छिड़काव करना है जी। और ये जो बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है आपका बीडीसाइड है, ये चौड़ी पत्ती वालों के और जो नैरो पत्ती वाले जो बीड हैं उन दोनों को ही, खरपतवार है उन दोनों को ही कंट्रोल करता है जी। और जिन किसान भाइयों ने अब रुपाई कर दी है और अभी तक ये नहीं कर पाए हैं तो एक और बीडीसाइड है जो लगभग आपकी रुपाई के 15-20 दिन बाद जो है या 20-25 दिन के बाद जो है वो किसान भाई कर सकते हैं जी। तो उसका नाम जो है क्यूजलोफोप इथाइल जी। क्यूजलोफोप इथाइल जो है वो लगभग 50 ग्राम जो है 1 हेक्टेयर के हिसाब से किसान भाइयों को प्रयोग करना है जी। और इसको जो है लगभग 500 से 600 लीटर पानी में घोल करके जो है जब फसल आपकी 20 से 25 दिन की हो जाती है तो उस टाइम से आप छिड़काव करें जी। और ये भी बहुत अच्छा आपका बीडीसाइड है जो चौड़ी पत्ते वाले और संगड़ी पत्ते वाले खरपतवार है उन दोनों को नियंत्रित करता है जी।
और हो सके तो समय पर गुड़ाई कर सकें तो बहुत ही बढ़िया है। और लगभग 70 दिन तक जो है फसल को इन खरपतवारों से आपको मुक्त रखना है, क्योंकि फसल की प्याज की जो पौधे हैं उनकी बढ़वार शुरू में बहुत ही कम होती है। तो खरपतवार अगर एक बार हो जाएंगे तो वो पूरे उसको खेत को कवर कर लेते हैं और फसल को बहुत अधिक नुकसान होता है। जी डॉक्टर साहब, हमने बात की खरपतवार नियंत्रण को लेकर, हमने बात की कीटों को लेकर, लेकिन प्याज और लहसुन में लगने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं, उनसे निपटा किस तरीके से जाए? अभी तक कीटों का भी जो है और बीमारियों का भी है। इसमें जो है बहुत सारे कीट और बीमारियां लगती हैं और इसमें जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि सफेद मक्खी है, थ्रिप्स है, एफिड है, ये सफेद मक्खी है, ये सब जो है इस फसल में काफ़ी नुकसान करते हैं और ये जो है पौधे के जो रस है उसको चूसते हैं। अगर रस ही चूस लेंगे तो फिर पौधे की बढ़वार नहीं होती है। बिल्कुल। इसी तरह बीमारियां जो फंगल पर्पल ब्लॉच है, दूसरी ऐसी बीमारियां हैं, उनसे जो है आपका ग्रीनरी जो कम हो जाती है और वो फोटोसिंथेसिस कम होता है और फोटोसिंथेसिस कम होगा तो उसमें पौधे की बढ़वार जो कम होती है। तो इन सब जो कीटों और बीमारियों के लिए जो है हम एक इकट्ठा इंटीग्रेटेड मिला करके जो है स्प्रे करते हैं। ऐसा स्प्रे करने से दोनों, अगर कीट भी होंगे और बीमारियां भी होंगी तो दोनों का जो है आप नियंत्रण कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है आप किसान भाई जो है दो दवाइयां हैं। एक मैनकोजैब है, ये तो बीमारियों के लिए है जो आपके फंगस की वजह से होती हैं, और एक मैथोनिल है, ये आपका इंसेक्टिसाइड है। तो मैनकोजैब का जो है 2 ग्राम दवाई प्रति लीटर के हिसाब से प्रयोग करनी है और मैथोनिल जो है लगभग जो आपकी 0.8 ग्राम यानी कि 1 ग्राम से थोड़ी कम जो है 1 लीटर पानी में घोलनी है और इन दोनों दवाइयों को मिला करके जो है किसान भाई छिड़काव करें। और ये छिड़काव जो है लगभग 30 दिन या 45 दिन के ऊपर कर देना चाहिए। अच्छा, इन बीमारियों और कीटों का ऐसा है कि ये एकदम कंट्रोल पूरे आपके नियंत्रण में नहीं आते हैं, तो इनके नियंत्रण के लिए जो है दोबारा आपको स्प्रे करना पड़ेगा। तो किसान भाई ऐसा करें कि इन्हीं दवाइयों को दोबारा स्प्रे नहीं करें। कई बार ये आप अच्छी तरह उनको जो कीट है या बीमारियों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो दवाई को बदल करके भी किसान भाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है अब जब एक छिड़काव कर लिया तो उसके 15-20 दिन के बाद जो है किसान भाई एक ट्राइसाइक्लोजोल नाम का एक फंजीसाइड है, उसको जो है लगभग 1 ग्राम दवाई प्रति लीटर पानी में मिला करके, और जो आपका इंसेक्टिसाइड है वो कार्बोसल्फोन जो है लगभग 2 ml दवाई जो प्रति लीटर के हिसाब से डाल करके जो इसमें आप इन दोनों को मिला करके घोल बना रहे हैं 500-600 लीटर का। और साथ में जो है इसमें एक और बड़ी चीज़ है, क्योंकि प्याज के जो पत्ते होते हैं उनके ऊपर ये दवाइयाँ टिकती नहीं हैं, क्योंकि वो बहुत ही शाइनिंग होते हैं और उसमें ये होता है। तो उसमें किसान भाई जो है सैंडोबिट ये दवाइयां छिड़कें ताकि जो है नहीं, ये दवाइयां और साथ में सैंडोबिट को मिलाना, जिससे सैंडोबिट डालने से क्या होता है वो चिपक जाएगी दवाई उसके साथ और उसका और जब स्प्रे करेंगे तो उसका इफेक्ट अच्छा होगा। तो डॉक्टर साहब, इतनी सारी जानकारी आपने हमें दी रबी के मौसम में प्याज और लहसुन की बुआई और उसकी देखभाल के बारे में। हमारे साथ है डॉक्टर राणा और ये सारी जानकारी आपने प्राप्त की। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी डॉक्टर साहब, कल का विषय बता दें। कल का विषय है प्रधानमंत्री का संकल्प आत्मनिर्भर भारत समृद्ध किसान, और कल का ये विषय है। तो फिलहाल हम पूनम और शमीम और डॉक्टर राणा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान